नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना की एक क्लास हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसी क्लास को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लिख कर कल क्लास को समाप्त किए थे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए अब हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं कि ट्रिपल एसडीआर क्या है, उसके क्या क्या अर्थ हैं, एक एक शब्द का हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहला जो शब्द है संप्रभु। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब हम लोग देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है वो संप्रभु का ही शब्द है दोस्तों। वो संप्रभुता से ही बनकर मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं संप्रभु क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे, एक संप्रभुता वह होती है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, उसी को संप्रभुता कहते हैं। तो दोस्तों, भारत एक संप्रभु देश है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक प्रश्न आता है, क्या 15 अगस्त 1947 के पहले भारत संप्रभु राष्ट्र था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भारत उस समय संप्रभु राष्ट्र नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत का जो बाहरी निर्णय था अर्थात संप्रभुता नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे उनका अधिकार था भारत में, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। इसलिए दोस्तों, भारत जो है संप्रभु देश नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत के लोगों ने मिलकर अपने संविधान का निर्माण किया, उसके बाद संविधान लागू हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, भारत जब अपने बाहरी और आंतरिक दोनों निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, तब भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हुआ दोस्तों। तो भारत जो है कि भारत की प्रस्तावना जो है भारत को एक संप्रभु संपन्न देश घोषित करती है। जैसा कि आप लोग संप्रभुता पढ़ेंगे, मान लीजिए जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पे संप्रभुता संपन्न शब्द लिखा है। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं संप्रभुता के कई प्रकार होते हैं। जैसे आंतरिक संप्रभुता है, उसके बाद बाहरी संप्रभुता है, नाम मात्र की संप्रभुता है, वास्तविक संप्रभुता है और कानूनी संप्रभुता। ये सभी संप्रभुता के प्रकार हैं। संप्रभु, यदि हम संप्रभु शब्द को तोड़ेंगे, संप्रभु शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो स्वयं का प्रभु, दोस्तों, इससे तात्पर्य यह हुआ कि जो स्वयं का मालिक हो, अपने देश का मालिक हो, उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं हो, उसे ही संप्रभु कहते हैं, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं संप्रभुता के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। तो चलिए देखते हैं आंतरिक संप्रभुता क्या होती है। देश के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो आंतरिक संप्रभुता ही वहाँ पे कार्य करती है। जैसे देश के अंदर किस प्रकार के नियम कानून बनेंगे, ये देश की सरकार निर्धारित करती है। तो जो देश की आंतरिक संप्रभुता होती है वो सरकार निर्धारित करती है, सरकार में निहित होती है। तो इस चीज़ को आप लोग देश के अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे देश के अंदर की बात लिख लीजिए, देश के अंदर। उसके बाद बाहरी संप्रभुता मतलब देश के बाहर का जो होता है, जैसे वैदेशिक मामले हुए, उन सब के बारे में जो निर्णय लेता है, यदि वह देश स्वतंत्र है तो उसके पास बाहरी संप्रभुता है। यदि इन दोनों प्रकार की संप्रभुता जिसके पास है वो पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र है दोस्तों। नाम मात्र की संप्रभुता, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, अमेरिका में सम्राट है। वास्तविक संप्रभुता, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। कानूनी संप्रभुता, तो दोस्तों ये दो दोनों होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हुआ और ब्रिटेन में सम्राट। वास्तविक संप्रभुता हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और ब्रिटेन में भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। कानूनी संप्रभुता से तात्पर्य है कि जो कानूनी तौर पे जो संविधान के अंतर्गत ये होता है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत जो देश संविधान, जहाँ पर संविधान में निहित होती है संप्रभुता, वो देश संविधान से ही संचालित होता है, संविधान के ऊपर कोई नहीं होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें,
आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आती है भारत में नाम मात्र की और एक चीज़ और ध्यान लीजिएगा कि यदि प्रश्न आता है कि भारत की संप्रभुता कहाँ निवास करती है या कहाँ निहित है, भारत की संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो भारत की जनता में। भारत की जनता में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। यदि पूछता है भारत में नाम मात्र की संप्रभुता कहाँ है, तो नाम मात्र की संप्रभुता आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में। और भारत में वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के पास संप्रभुता होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह भारत में कानूनी संप्रभुता क्या है? भारत का संविधान है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हुई संप्रभुता की बात। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राष्ट्र घोषित करता है। ये आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भारत में नाम मात्र की संप्रभुता का यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में नाम मात्र की संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो राष्ट्रपति में। भारत में वास्तविक संप्रभुता कहाँ निवास करती है? प्रधानमंत्री में। भारत में कानूनी संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत के संविधान में। और यदि पूछ लेता है कि भारत की संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है, केवल ये प्रश्न आ जाता है, तो याद रखिएगा भारत की संप्रभुता भारत की जनता, भारत के लोगों में निवास करती है। जैसा कि प्रस्तावना प्रारंभ भी यहीं से होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये बात स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी अगला शब्द है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी जो शब्द है ये भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी, इस शब्द का उल्लेख उसमें नहीं था। समाजवादी शब्द को बाद में प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 22nd अमेंडमेंट 1976 में। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इंदिरा सरकार, ठीक। उसके आगे चलिए बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, उसके बाद समाजवाद और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ याद रखिएगा कि समाजवादी शब्द जो जुड़ा था वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा किया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया था वो देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित था। देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी बनाने के लिए इस शब्द को जोड़ा गया था। आपको बता दें दोस्तों, इंदिरा गांधी जब शासनकाल में थी तो उनका रूस से बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोस्तों। रूस से उनका बहुत ही लगाव था। इसलिए दोस्तों रूस भी एक समाजवादी देश है, इसीलिए इंदिरा गांधी ने भी अपने संविधान को समाजवादी बनाने का प्रयास किया 42वें संविधान संशोधन के तहत। आइए अब हम आगे देखते हैं। 9 अगस्त 1971, ध्यान दीजिएगा तिथि, 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ और भारत के बीच शांति, सहयोग और मैत्री संधि हुई थी। क्या हुई थी? शांति, सहयोग और मैत्री संधि हुई थी सोवियत संघ, रूस और भारत के बीच। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि शांति, सहयोग एवं मैत्री संधि जो हुई थी
वह संधि कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1971 को भारत एवं सोवियत संघ रूस के मध्य शांति सहयोग एवं मैत्री संधि हुई थी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 1971 का वार भी हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच। तो दोस्तों आपको बता दें, सोवियत संघ एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और विचारधारा वाला देश है। सोवियत संघ कैसा देश है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और विचारधारा कैसी उसकी समाजवादी विचारधारा है। और इसी से प्रभावित होकर हमारे देश की इंदिरा गांधी ने मैत्री संधि की 1971 में, और इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अर्थात 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया, और संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1976 का संशोधन कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। इतनी चीज़ें शायद आपको अब क्लियर हो गई होगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब जब समाजवाद आ गया, समाजवादी आ गया, तो हम इसके कुछ चीज़ें इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इन सब में अंतर क्या है, इसके जनक कौन है और कौन कौन से देश इन सब विचारधाराओं को अपनाए हैं। आपको बता दें, जैसे पहला आता है उदारवाद। उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि उदारवाद का जनक कौन है। जॉन लॉक है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत भी दिया था। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे वो लोग जानते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दो। जॉन लॉक जो है उदारवाद का जनक है, और जॉन लॉक का कहना था कि जो अर्थव्यवस्था है उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बाजारवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करता है। क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दो, बाजार को स्वतंत्र छोड़ दो, वे स्वयं नियंत्रित होगी। स्वयं नियंत्रित होने से तात्पर्य यह है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, और इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था को बहुत ही लाभ होगा, देश को बहुत ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लाभ होगा। तो इस बात को कौन कहता है? जॉन लॉक कहता है। और ये अपनाया कहाँ गया है? यूएसए, अमेरिका में इसे अपनाया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जनक कौन है? जॉन लॉक हैं, उदारवाद के जनक। फिर आता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के जनक जो हैं कार्ल मार्क्स हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कार्ल मार्क्स जो है उदारवाद का विरोध करता है। उसके बाद वो कहता है अर्थव्यवस्था पर मजदूर वर्ग का अधिकार होना चाहिए। ये मजदूरों की बात करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि उदारवाद जो है ये मुट्ठी भर पूंजीपति जो होते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था उनके हाथों में चली जाती है, और मजदूर वर्ग के अधिकारों का, उनके शारीरिक श्रम का हनन होता है। इसलिए उदारवाद के विरोध में मार्क्सवाद ने ये बात कही, और उन्होंने कहा, मार्क्सवाद ने, कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर मजदूर वर्ग का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो ये विचार था, ये कहाँ पे अपनाया गया? जर्मनी इससे प्रभावित था, और जर्मनी में अपनाया गया। फिर समाजवाद आया। समाजवाद, जैसा कि हमारे संविधान में संशोधन करके समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ये इसके जनक कौन है? लेनिन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेनिन एक रूसी व्यक्ति थे। तो लेनिन इसके जनक है समाजवाद की। लेनिन ने थोड़ा सा बदलाव किया, और उन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था पर समाज का अधिकार होना चाहिए। अभी कार्ल मार्क्स कह रहा था कि मजदूर वर्ग का अधिकार होना चाहिए, लेकिन लेनिन यहाँ पे क्या कहता है? समाज का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद इसी कौन सा अपनाया? सोवियत संघ रूस ने अपनाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसी से प्रभावित होकर हमारी इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवाद। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन शब्दों में कि मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद एक ही शब्द है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। साम्यवाद का जो जनक है वो माओ त्से तुंग है। कौन है? माओ त्से तुंग है। माओ त्से तुंग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था पर समुदाय विशेष का नियंत्रण होना चाहिए। किसका नियंत्रण? समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। और ऐसा कौन सा देश है? चीन है। तो इन्होंने ये बात कही। तो इस चीज़ को आप लोग, ये था छोटा सा परिचय उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद का। इसे मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि समाजवाद शब्द प्रस्तावना से संबंध में आया था। तो प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उससे कभी कभी लोग मार्क्सवाद, साम्यवाद और समाजवाद को एक ही समझ लेते हैं। तो इसलिए हमने इसके बारे में छोटा सा आपको परिचय दिया, ताकि इससे संबंधित कभी प्रश्न आता है कि इसके जनक कौन है, ये अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है, या किस किस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो इसलिए हमने इसका छोटा सा एक
परिचय दिया ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप लोग कर ले जाइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे आपको बता दें कि 1971 में मैत्री संधि होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन 1991 में भारत को व्यापारिक घाटा की वजह से समाजवाद के स्थान पर एलपीजी अर्थात लिबरल प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, उदारवादी नीति जिसे कहते हैं, एवं भूमंडलीकरण नीति भी कहा जाता है, उसे अपनाया जाता है। कब दोस्तों? 1991 में उदारीकरण हुआ था, आप लोग जानते हैं कब हुआ था? 1991 में। 1991 में क्या हुआ था? उदारीकरण। भारत में उदारीकरण हुआ था, आप लोग जानते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत में भूमंडलीकरण या उदारीकरण कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1991 में। ये हो गया। उसके बाद उदारीकरण को एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। एलपीजी क्या है? लिबरल प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी लिबरल प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इस नीति को अपनाया गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कब? 1991 में भूमंडलीकरण नीति अर्थात उदारीकरण नीति या एलपीजी अपनाया गया। कि कहाँ पे? समाजवाद के स्थान पर इसे अपनाया गया। तब भारत क्या हुआ? उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो आपको बता दें कि उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मनमोहन सिंह क्या थे? उसमें वित्त मंत्री थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री क्या थे? उस समय वित्त मंत्री थे जब 1991 में उदारीकरण हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। जब इस नीति को अपनाया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? समाजवाद और उदारवाद का मिश्रण हो गया। तब से भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। हो गया। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था मतलब उदारवादी, जिसे आप पूंजीवादी भी कहते हैं, प्लस समाजवादी, इन दोनों के मिले रूप को क्या कहते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तब से भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का परिचय है, एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? क्या? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा था प्रस्तावना को? के.एम. मुंशी जी ने, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, एकमात्र कांग्रेसी व्यक्ति प्रारूप समिति में। इन्होंने ही प्रस्तावना को क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है।
दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आइए बताते हैं क्या है। कभी कभी प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम पूछता है परीक्षा में। प्रस्तावना संदर्भ में आपको 4 5 6 शब्द दे देगा, बोल देगा कि जैसे प्रस्तावना में एक क्रम से शब्द हैं उन्हीं को क्रम से रखिए। तो आपको बता दें, जैसे दे देगा संप्रभुता, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। कभी कभी परीक्षाओं में इन्हीं शब्दों का हेर फेर कर देगा। उसके बाद आपसे कहेगा कि इन शब्दों को क्रम से रखिए। तो जैसा कि हम प्रस्तावना जब याद रहेगा हमें तो हम क्रम से रख लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होकर हम सब प्रश्न को गलत कर देंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए क्रम से है कि नहीं। तो इसी प्रकार से क्रम से रहेगा। आप लोगों को यदि प्रस्तावना याद है तो आप लोग क्रम से इसे बैठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्रस्तावना को पहले आप लोग याद करिए, पूरी प्रस्तावना आपके जुबान पे होनी चाहिए, ताकि यदि क्रम से कभी भी इनके शब्दों को रखने के लिए आपको कहा जाए परीक्षा में तो आप कोई भी गलती ना करें। तो पहले आप लोग प्रस्तावना को पूरी तरह से याद कर डालें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये थी मुख्य बातें। तो दोस्तों क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग पंथ निरपेक्ष, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पंथ निरपेक्ष से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या है, गांधी जी ने इसके संदर्भ में क्या कहा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्रम से क्लास को देखेंगे और देख भी रहे होंगे। और जो व्यक्ति या छात्र जो भी हो, यदि वे क्रम से हमारी क्लास को करेंगे तो ये मान लीजिए आप लोग कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे आप सॉल्व न कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए यहीं पे संपन्न करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके बताएं। यदि कोई अच्छी चीज़ लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, कल एक नई क्लास के साथ, नए तथ्यों के साथ, जो पंथ निरपेक्ष से प्रारंभ होगा कि पंथ निरपेक्ष क्या है, नास्तिक देश क्या होते हैं, धार्मिक देश क्या होते हैं, धर्म या पंथ निरपेक्ष देश क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष इन दोनों में अंतर देखेंगे। गांधी जी ने इसके संदर्भ में क्या कहा था, भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग हुआ है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का। उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष किस देश को कहा जाता है, उसका आशय क्या है, यह नकारात्मक विचार है या सकारात्मक विचार है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो कल की क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। उसके आगे हो सकता है यदि समय मिला तो लोकतांत्रिक जो है शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और यदि किसी को इसकी PDF की आवश्यकता हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे जाए, दुर्गेश सर सर्च करेगा तो वो टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको PDF मिल जाएगी, जिससे अपना आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए और खूब पढ़िए संविधान को और एक बेहतर नागरिक बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।